हेलो दोस्तों। हमने लास्ट सेशन में दो पॉइंटर्स कवर कर लिए थे। एक जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम आता है, AD इज इक्वल टू SRAS इज इक्वल टू LRAS, वो कैसे आता है वो डिस्कस किया था। और फिर रिसेशनरी गैप कवर किया था कि कैसे एग्रीगेट डिमांड गिर जाने की वजह से प्राइसेस कम हो जाते हैं और आउटपुट भी कम हो जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशनरी गैप और फिर एक मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन स्टैगफ्लेशन। तो पहले हम लेते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अगेन पहले तो एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन बना लेते हैं कि ये हमारा LRAS है, ये हमारा SRAS है एंड दिस इज आवर AD। इस तरीके से यहां इक्विलिब्रियम है, ये वो GDP है और ये वो प्राइस है जिस पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है हमारा, जैसा हमने लॉन्ग रन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल GDP निकाल के बनाया था। नाउ किसी कारण की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। देयर इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। क्यों बढ़ गया? लोगों को उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में कमाई बढ़ने वाली है, एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, या ऐसी बहुत सारी रीजन है, किसी ना किसी रीजन की वजह से देयर इज एन इंक्रीज इन AD। हो सकता है बाहर के देशों में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई हो, तो वो लोग हमारे देश से इंपोर्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से हमारे देश की एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड में हमें रिफ्लेक्ट दिखाई होगी वो चीज। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। एग्रीगेट डिमांड में जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट आता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एक नया इक्विलिब्रियम आता है, प्राइस इन शॉर्ट रन, जिसकी वजह से हमारा GDP पोटेंशियल GDP को क्रॉस कर जाता है। मतलब जिस GDP पे हम लॉन्ग रन पे टिके थे उससे भी ज्यादा। आप सोचोगे सर ये कैसे होगा? आप पहले से फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे ना, और तो लोग ही नहीं थे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे थे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी वो, ठीक है, तो ये कैसे होगा? होगा ना, जो लोग फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं ओवर टाइम करेंगे, 8 घंटे काम करते थे 10 घंटे काम कर रहे होंगे, ज्यादा वेजेस देने तैयार हो गया होगा कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉयर, क्योंकि वो जब देखेगा डिमांड ज्यादा है तो पैसा कमाने की उम्मीद है। तो दैट इज व्हाई ऐसी सिचुएशन में एडजस्टमेंट्स कर लिए जाते हैं, माइनर एडजस्टमेंट्स करने की वजह से जो हमारी पोटेंशियल GDP है उससे आगे निकल जाएंगे, तो हमारे GDP में ग्रोथ होगी, दैट इज गुड। बट प्राइस भी तो बढ़ गई, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी हमारी, इसीलिए हम इसे बुलाने लगते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। जैसे हमने इससे पहले रिसेशनरी गैप देखा था तो उसमें एग्रीगेट डिमांड गिरी थी, तो जो गैप आया था दैट वाज प्राइसेस कम हो गई और GDP कम हो गई, दैट वाज रिसेशनरी गैप। नाउ ऐसा हो जाने के बाद अगेन दो अप्रोचेस होंगी, एक क्लासिकल और एक कीनीशियन। क्लासिकल अप्रोच क्या कहेगा? क्लासिकल अप्रोच कहेगा वेट करो, अपने आप सब हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा? अभी हमने डिस्कशन किया तो हमने क्या कहा, अचानक से हम लेबर को कहेंगे ओवर टाइम करो, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करो, लेबर की शॉर्टेज है, हमें लेबर और चाहिए, ये चीज दिखाई देती है, इकोनॉमी में स्प्रेड होती है, जिस वजह से जो लेबर होगा उसकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव होगी, वो अपना ट्रेड यूनियन बना के कहेगा मेरे को वेजेस ज्यादा चाहिए, वी नीड मोर मनी। जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस होगी वो भी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो सारा प्राइस लेवल बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल के भी दाम बढ़ जाएंगे, लोग और मांगने लगेंगे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस पुश होंगे। जैसे ही ये सारी चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है उसमें गिरावट आएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि आपके आउटपुट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उसके सामने जो इनपुट है वो अचानक से इतनी जोर से बढ़ने लग गए कि आपको प्रॉफिट मार्जिन गिरती हुई दिखेगी। तो जो सप्लायर्स होंगे वो सप्लायर्स कहेंगे कि जो हम SRAS में थे हम उसे कम कर रहे हैं, there will be a leftward shift। तो पहले AD में rightward shift हुआ और फिर SRAS में leftward shift होगा, और इस तरीके से हम यहां पहुंचेंगे एक नए इक्विलिब्रियम पे, that will be a price in long run, और GDP का इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा लेकिन प्राइसेस और बढ़ जाएगी। तो अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होता है, तो जो हमारी अचीवमेंट होगी वो बहुत ऊपर अचीव होने वाला है। तो ये रिसेशनरी गैप का जस्ट उल्टा है, डिक्रीज इन AD में जस्ट पूरा नीचे हुआ था प्राइसेस, और GDP अंदर आ जाने के बाद वापस इक्विलिब्रियम पे आई थी, और यहां पे हमने ये देखा है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाने की वजह से SRAS कम होगा तो प्राइसेस काफी बढ़ जाएगी और GDP बढ़ने के बाद वापस उसी पोजीशन पे आएगी। प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन तो ये भी है ही ना, क्योंकि चीजों के दाम बहुत बढ़ गए,
इससे इनइक्वालिटीज की प्रॉब्लम होती है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, ये इश्यूज होते हैं। लेकिन रिसेशनरी गैप के कंपैरिजन में तो इट इज अ गुड हेडेक। दो तरह के हेडेक होते हैं ना, एक होता है कि बहुत खराब सरदर्द हो रहा है और एक होता है मीठा सरदर्द हो रहा है। ये सरदर्द थोड़ा मीठा है क्योंकि यहाँ लोगों की नौकरियां नहीं गई होगी, यहाँ तो इनफैक्ट लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया होगा, थोड़ा पैसा कमाया होगा और वापस रिस्टोर किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, चीजों के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई और काफी महंगाई बढ़ गई। रिसेशनरी गैप में तो हर सरदर्द भारी था क्योंकि वहां पे चीजों के दाम टूटे तो आपको ऐसा लगेगा तो अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा काम हुआ, लोगों की नौकरियां तक चली गई थी वहां पे, जिसे वापस रिस्टोर करने में काफी वक्त लग जाता है कई बार। ये क्लासिकल तरीका है चीजों को देखने कि अपने आप सब होगा, एडी बढ़ा तो सब अपने आप होगा। कीनीजियन तरीका ये नहीं है। कीनीजियन तरीका क्या है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ा और ये इन्फ्लेशनरी गैप हुआ तो आपको पता है ना कि अगर बैठे रहेंगे तो इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाएगा, प्राइसेस और बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को और आरबीआई को इंटरफेयर करना चाहिए और गवर्नमेंट और आरबीआई को इंटरफेयर करके इंश्योर करना चाहिए कि ये जो एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था ये वापस लेफ्ट हो जाए, वापस वहीं आ जाए। अगर वापस वहीं आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा और प्राइसेस बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी हमें। तो एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ गया उसे वापस वहीं लाना है। तो आरबीआई क्या करने वाला है, मनी सप्लाई कम कर देगा। मनी सप्लाई कम करने के लिए जो लोन की इंटरेस्ट रेट्स होगी कमर्शियल बैंक के थ्रू वो बढ़ा देगा। जब लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग लोन कम लेंगे, लोग लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो अपने आप एग्रीगेट डिमांड में लेफ्टवर्ड वापस शिफ्ट दिखाई देगा हमें। या फिर गवर्नमेंट बीच में आए, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी हम टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देगी। गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी तो लोगों के हाथ में जो परचेजिंग पावर है वो गिर जाएगी, परचेजिंग पावर गिर जाएगी तो उस वजह से वापस एग्रीगेट डिमांड वहीं आ जाएगा। या गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर काट देगी, गवर्नमेंट ने जो प्लान एक्सपेंडिचर किया उसे कम कर देगी क्योंकि गवर्नमेंट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर डूइंग इन द इकोनॉमी। तो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर सकती है। ऐसे कीनीशियन इकोनॉमिक्स में फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके उसे इक्विलिब्रियम पे वापस वहीं लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जबकि क्लासिकल में तो क्या होगा, प्राइसेस ऊपर ही चली जाएगी, इट विल बी एट इन्फ्लेशनरी गैप। दिस वाज आवर सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिसेशनरी गैप के बाद इन्फ्लेशनरी गैप, जिसमें रिसेशनरी गैप में हमने एडी को कम किया और इन्फ्लेशनरी गैप हमने तब देखा जब एडी बढ़ा। तो आप एक छोटी सी समरी भी बना सकते हो, रिसेशनरी गैप तब देखा हमने जब एडी को हमने रिड्यूस किया और इन्फ्लेशनरी गैप हमने तब देखा जब एडी को हमने इंक्रीज किया, जिसमें यहां जो प्राइसेस है वो गिरी, यहां जो प्राइसेस है वो बढ़ी। यहां ऑब्वियसली जो जीडीपी था वो गिरा था और यहां जो जीडीपी है वो बढ़ा था। ये एक सिंपल समरी हो जाएगी। अब ये रटनी नहीं है, रटने जाओगे तो भूल ही जाओगे, सब एरो इधर उधर हो जाएगा। जो लॉजिक बताया हमने उस लॉजिक पे ही आपको काम करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्टैगफ्लेशन। रिसेशनरी गैप बुरा सरदर्द, इन्फ्लेशनरी गैप अच्छा सरदर्द, स्टैगफ्लेशन भयंकर सरदर्द। बेर नहीं होगा, ट्यूमर जैसा फील होने लगेगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इस हद तक का ये सरदर्द है, ये सबसे मुश्किल सिचुएशन है। और अगर समझो पॉलिटिकल बातें और जोड़ दी जाए, इलेक्शन वगैरह और क्लोज में हो तो पूरी तरह से गए। इतनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी स्टैगफ्लेशन में। चलो पहले इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा एसआरएएस है और ये हमारा एलआरएएस है। इस इंटरसेक्शन से हमें प्राइस मिल गई और हमें जीडीपी मिल गई। अब किसी कारण की वजह से एसआरएएस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, एसआरएएस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, यानी ये एसआरएएस यहां पहुंच गया। ये एसआरएएस 0 था, एसआरएएस 1 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई। ऐसा कब होगा? ऐसा तब हो सकता है जब इनपुट प्राइसेस बढ़ गई हो या जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो गिर गई हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो अगेन हमने उसकी सिचुएशन देखी थी कब एसआरएएस में राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। 5 रीजंस देखे थे, तो उन 5 रीजंस में से कोई भी हो सकता है जिसकी वजह से एसआरएएस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया। जैसे ही एसआरएएस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया, नई प्राइस जो शॉर्ट रन में आई वो बढ़ी हुई आई और जो जीडीपी आया वो गिरा हुआ आया। आप अगर देखो तो ये कॉम्बिनेशन हो गया रिसेशनरी और इन्फ्लेशनरी का, जिसकी वजह से हम इसे स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। पहली बात तो प्राइसेस बढ़ी,
प्राइजेस बढ़ी मतलब इन्फ्लेशन वाला फील दे रहा है। और दूसरी बात जीडीपी गिरी मतलब रिसेशन वाला फील दे रहा है, स्टैग्नेंसी आ रही है इकोनॉमी में, द इकोनॉमी इज बिकमिंग स्टैग्नेंट, देयर इज अ स्लोडाउन। तो ये जो डुअल सरदर्द है इसे ही मिलाते हैं तो हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैग्नेंट, स्टैग और इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन बनता है हमारा। ये प्रॉब्लम बड़ी है क्योंकि एक तो जीडीपी कम हो रहा है मतलब लोगों की नौकरियां भी जा रही है और ऊपर से महंगाई बढ़ रही है। अब यहां फंस जाओगे, यहां फंस इसलिए जाओगे क्योंकि कीनीशियन इकोनॉमिक्स ही हम चलो यूज करते हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की ही बात करते हैं। दोनों पॉलिसीज की कोशिश क्या होनी चाहिए कि वो जीडीपी रिस्टोर करें और प्राइसेस कम करें। नाउ ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर आप इन पॉलिसीज को यूज करोगे तो जीडीपी या तो अगर रिस्टोर करने गए तो प्राइसेस भाग जाएगी, या फिर अगर प्राइसेस को रिस्टोर करने गए तो जीडीपी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ लूज करोगे। जनरली ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है और एम्प्लॉयमेंट देखने की वजह से फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या कोशिश करते हैं कि हम एक काम करते हैं, क्यों ना एग्रीगेट डिमांड को बढ़वा दे। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो लोगों को नौकरियां लगेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। यानी कि यह कोशिश होती है कि एडी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, यानी यहां से यहां गया था एएस की वजह से और यहां से यहां वापस आके नया इक्विलिब्रियम आ जाए इस प्राइस पे लॉन्ग रन और वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाए। लेकिन आपको ये दिखेगा कि ये हो तो जाएगा, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? एट ह्यूज इन्फ्लेशन, बहुत इन्फ्लेशन। तो एडी को राइटवर्ड शिफ्ट करने के लिए आप फिस्कल पॉलिसी में क्या करोगे? गवर्नमेंट खर्चे बढ़ाएगी, गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेगी, या आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ाएगी बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ तो जाएगी, जीडीपी भी रिस्टोर तो हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा कि प्राइसेस काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए कितनी बार एस्केप ये होता है कि जैसे तैसे एसआरएएस को ही वापस शिफ्ट करा लो, यानी एसआरएएस जो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था उसी को वापस राइटवर्ड शिफ्ट करा लो, ऐसा कुछ करो। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि क्यों एसआरएएस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था? क्योंकि इनपुट की प्राइसेस बढ़ी थी, वेजेस बढ़े थे, लेबर की कॉस्ट बढ़ी थी। उसे रिवर्स कर पाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक जुड़ जाएगा, पॉलिटिक्स जुड़ जाएगा, एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस अगर करने भी जाओगे। एंड पब्लिक वांट्स इमीडिएट रिजल्ट। और समझो अगर इलेक्शन नजदीक हुआ तो गवर्नमेंट स्लो प्रोसेस में बिलीव नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बोलेगी इसको सॉल्व करना है, लोगों को फटाफट नौकरियां दिलानी है, चलो एडी बढ़ाओ, एडी बढ़ाओ। यूजिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपांड करो, एक्सपांशनरी पॉलिसीज यूज करो, जिस वजह से आपके प्राइसेस काफी बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन काफी हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर ऑफ अ सिचुएशन है जहां स्टैग्नेंसी भी हुई और इन्फ्लेशन भी हुआ, इसे ही हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। तो यहां अगर हम स्टैगफ्लेशन में देखें तो हमने स्टैगफ्लेशन में क्या डिस्कशन किया? जो एएस है उसे डिक्रीज किया, एएस को डिक्रीज किया तो हमारे प्राइसेस बढ़े और जीडीपी गिरा। तो अगर आप यहां देखोगे तो एडी जो हमारा गिरा था, तो एडी गिरने पे प्राइसेस भी गिरे थे और जीडीपी भी गिरा था। यहां हमारे इन्फ्लेशनरी गैप में एडी बढ़ाया था तो प्राइसेस भी बढ़े थे, जीडीपी भी बढ़ा था। यहां अगर आप स्टैगफ्लेशन में देखोगे तो एएस गिरने से जीडीपी गिरा और प्राइसेस बढ़े, दोनों उल्टे पुल्टे हो गए, दोनों प्रॉब्लमैटिक हो गए। एक चौथी सिचुएशन और डिस्कस की जा सकती है, हालांकि उसे हम किसी नाम से नहीं जानते, दैट इज इंक्रीज इन एएस। इंक्रीज इन एएस मतलब इसी में अगर हम डिस्कस कर ले तो एएस में राइटवर्ड शिफ्ट, एसआरएएस 1। तो एसआरएएस 1 राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? प्राइसेस गिरती है और आउटपुट बढ़ता है। तो प्राइसेस गिरना और आउटपुट बढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम ना, इट इज नॉट अ सिचुएशन व्हिच शुड बी अलार्मिंग और व्हिच शुड बी कंसर्निंग। इट इज अ गुड सिचुएशन जिसके अंदर चीजों के दाम भी गिर गए और आउटपुट भी बढ़ गया। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी वापस या तो इक्विलिब्रियम पे आ जाती है, वापस एसआरएएस वहीं पहुंच जाता है, या फिर वो अपने लॉन्ग रन जीडीपी को पुश करता है बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, बाय इंक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज और इंक्रीजिंग द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इसीलिए हम ये जो लास्ट वाला केस है जिसमें एएस इंक्रीज किया तो प्राइस गिर गई और जीडीपी बढ़ गई, उसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है, वो हेडेक ही नहीं है, वो तो एक
अच्छी सिचुएशन है जिसके अंदर आपका फायदा ही होने वाला है अल्टीमेटली, या तो फायदा ही होगा या फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा जिसमें ना इन्फ्लेशन होने वाला है ना ही रिसेशन का सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये हमारे 4 केसेस बन गए जिसे आप एक टेबल फॉर्म में भी सिंपल बना सकते हो कि जब एडी गिरता है तो प्राइस और जीडीपी दोनों गिरते हैं, जब एडी बढ़ता है तो प्राइस और जीडीपी दोनों बढ़ते हैं, जब एएस गिरता है तो प्राइस बढ़ता है जीडीपी गिरता है, जब एएस बढ़ता है तो प्राइस गिरता है और जीडीपी बढ़ता है। एक सिंपल सा आपका टेबल बन सकता है, पर ये टेबल रटोगे नहीं, लॉजिक ध्यान में रखोगे कि किसको गिराया, क्या किया और किस लॉजिक पे हमने क्या शिफ्ट्स किए, तो बड़े आसानी से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमने 4 केसेस पिछले और इस सेशन को लेके कंप्लीट कर लिए। पहले लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखा, फिर रिसेशनरी गैप देखा, फिर इन्फ्लेशनरी गैप देखा और फिर स्टैगफ्लेशन देखा। इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। अब हमें सिर्फ एक छोटा सा डिस्कशन करना है जो सबसे साधारण और सिंपल डिस्कशन है। साइमल्टेनियस चेंज होंगे अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में, तो हमारा क्या इंपैक्ट आएगा प्राइस और जीडीपी पे, वो हमें जानना है, जिसपे कई बार एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो एक वो नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे और फिर इस पूरे एरिया को, इस पूरे टॉपिक को क्लोज कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।